जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले सीरीज के अंदर हम ये देखेंगे कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 25 है, 25 के बाद में दिया गया है 36 है, 36 के बाद में दिया गया है 49 है, 49 के बाद में दिया गया है 64 है, 64 के बाद में दिया गया है 81 और 81 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 25 है। 25 क्या है, तो मेरे भाई आप सभी को याद होगा 25 है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ में आगे देखिए 25 के बाद में है 36 है। 36 क्या है, तो मेरे भाई 36 है 6 का स्क्वायर। इसके आगे देखिए 36 के आगे दिया गया है 49 है। 49 क्या है, तो आप सभी को पता है 49 है 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे देखिए 49 के बाद में है 64 है। 64 क्या है, तो आप सभी को पता है 64 है मेरे भाई 8 का स्क्वायर। फिर आगे देखिए 64 के बाद में है 81। 81 क्या है, तो मेरे भाई ये भी आपको पता है कि 81 है 9 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले लिखा गया है 5 का स्क्वायर 25 है, उसके बाद में लिखा गया है 6 का स्क्वायर 36 है, उसके बाद में लिखा गया है 7 का स्क्वायर 49 है, उसके बाद में लिखा गया है 8 का स्क्वायर 64 है, उसके बाद में लिखा गया है 9 का स्क्वायर 81। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे चलेंगे तो 9 के बाद में आता है 10 है, यानी कि यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 100। अब हमें देखना है कि 100 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 100 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 23 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 23 से यहाँ पर 125 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 31 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 23 से यहाँ पर 125 कैसे बना है। तो 23 से यहाँ पर 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए 23 किन किन अंकों से मिलकर बना है, तो 23 मिलकर बना है 2 और 3 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले 23 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ा गया है, तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5 और 5 से यहाँ पर 125 बनाने के लिए इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 और मेरे भाई ध्यान से देखिए 125 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 31 के अंदर और इस 31 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 31 किन किन अंकों से मिलकर बना है, तो 31 मिलकर बना है 3 और 1 से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 31 के दोनों अंकों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4 और जिस प्रकार से यहाँ पर 5 का क्यूब किया गया है उसी प्रकार से यहाँ पर हम कर देंगे
4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? तो आप सभी को पता है 4 का क्यूब होता है 64। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर इस कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा शहर अलग है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अलग या भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए बहुत ही आसान होता है इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना। यानी कि इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो क्या होंगे, किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और इन 3 के अलावा एक विकल्प क्या होगा, अलग या भिन्न होगा। और उस अलग या भिन्न विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे छांटेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 के अंदर हमें दिया गया है लखनऊ। तो लखनऊ क्या है, तो मेरे भाई लखनऊ है यूपी का शहर, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश का शहर है लखनऊ। इसी प्रकार से क्या है वाराणसी, वाराणसी भी क्या है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का शहर है। इसी प्रकार से ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है कानपुर, कानपुर भी क्या है यूपी का शहर है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है क्या, हैदराबाद, हैदराबाद क्या है तेलंगाना का शहर है। यानी कि ए बी और सी ये तीनों तो क्या है एक समान है। और इन सभी से अलग शहर कौन सा है, ऑप्शन डी यानी कि हैदराबाद क्या है अलग है। हमसे पूछा गया था कि कौन सा शहर अलग है, तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। यानी कि हैदराबाद क्या है अलग शहर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस क्लास को रोकना है और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस श्रृंखला में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 45, 45 के बाद में दिया गया है 40, 40 के बाद में दिया गया है 50, 50 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। फिर उसके बाद में हमें दिया गया है 55, 55 के बाद में दिया गया है 30। मेरे भाई एक बात आप हमेशा याद रखना,
जिस सीरीज के अंदर संख्या आपको इस क्रम में दी जाए, यानी कि सबसे पहले आपको बड़ी दी जाए, उसके बाद में संख्या छोटी दी जाए, फिर उसके बाद में आपको संख्या बड़ी दी जाए, उसके बाद में आपको संख्या छोटी दी जाए, फिर उसके बाद में संख्या बड़ी दी जाए, इस क्रम में यदि आपको सीरीज दिया गया है तो उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर, एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है 45, 45 के बाद में 40, 40 के बाद में 50, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 55 और 55 के बाद में 30, यानी कि सीरीज में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो सभी संख्याएं में पहले बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी इस क्रम में दी गई है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर। यहां पर ध्यान से देखिए सबसे पहले 45, 45 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 50, 45 से 50 कैसे बनेगा, तो आप सभी को पता है 45 में +5 कर देंगे तो बन जाएगा 50। इसी प्रकार से 50 से एक संख्या आगे छोड़कर चलेंगे तो आगे 55, 50 से 55 कैसे बनेगा, तो 50 में भी +5 कर देंगे तो बन जाएगा 55। इसी प्रकार से 55 से एक संख्या आगे छोड़कर चलेंगे तो 30 से आगे की संख्या में ज्ञात होगी, जो कि हमें नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 30 से अगली संख्या हमसे पूछता तो हम क्या करते, 55 के अंदर भी +5 करते तो प्रश्न चिन्ह की यानी कि 30 से अगली संख्या में ज्ञात हो जाती। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जो सीरीज छूट गया अब हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 40 से यहाँ पर एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब 40 से प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी के अंदर +5 हुआ है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 40 के अंदर +5 करके देखेंगे। तो 40 के अंदर +5 करेंगे तो 40 और 5 मिलकर बन जाएगा 45। क्या किसी ऑप्शन के अंदर 45 दिया गया है, तो मेरे भाई किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 45 नहीं दिया गया है, यानी कि हमें 40 के अंदर +5 नहीं करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई 40 के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर -5 करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए 40 के अंदर -5 करेंगे तो 40 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 35। ठीक है, अब इसी प्रकार से 35 से एक संख्या आगे छोड़कर चलेंगे तो आगे कितना है 30 है, तो 35 से 30 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 35 में -5 कर देंगे तो बन जाएगा 30 है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 35 है। अब हमें देखना है कि संख्या 35 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 35 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ये पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई यदि आप इस टाइप के प्रश्न को अपने स्तर से कॉपी पेन के अंदर यदि आप सोल्व करेंगे तो मेरे भाई आपका प्रैक्टिस बेस्ट बनेगा और इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व भी करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले हमें दिया गया है 98, 98 के बाद में दिया गया है 90, 90 के बाद में दिया गया है 82, 82 के बाद में दिया गया है 74 और 74 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले 98, 98 से कितना बन रहा है 90, यानी कि 98 से कितना बन रहा है 90, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 98 में से क्या कर दें -8 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 90। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 90 से कितना बन रहा है 82, 90 से 82 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 90 में से क्या कर दें -8 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा
82। फिर देखिए 82 से कितना बन रहा है 74 है, तो 82 से 74 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 82 में से भी क्या कर दें -8 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 74 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 98 से 90 लाने के लिए क्या किया -8 है, 90 से 82 लाने के लिए क्या किया -8 है, 82 से 74 लाने के लिए क्या किया -8 है। अब इसी प्रकार 74 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई 74 में से भी हम क्या कर देंगे 8 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 74 में से हम -8 करेंगे तो 74 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 66 है, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 66 है। अब हमें देखना है कि संख्या 66 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 66 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, डायोप्टर में क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए लेंस की क्षमता, ऑप्शन बी है तापमान में वृद्धि, ऑप्शन सी है घटती ऊर्जा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि डायोप्टर में क्या मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता को। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर साइंस के लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर कर लेना। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई काफी बार एग्जाम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या दे दिया जाता है, रासायनिक सूत्र दे दिया जाता है। तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था वैज्ञानिक ल्यूवेनहोक ने। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है। ऑप्शन ए है जिंक की, ऑप्शन बी है तांबा की, ऑप्शन सी है निकल की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है, जिंक की कलाई की जाती है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का डाउट कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बायोगैस में मुख्यतः होती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है। या फिर हम बोल सकते हैं, यानी कि काफ़ी बार एग्जाम के अंदर मीथेन के स्थान पर आपको दे दिया जाएगा CH4, यानी कि मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक है, यानी कि बायोगैस में मुख्यतः होती है CH4, यानी कि मीथेन गैस होती है। ठीक है, 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, एक बार मैं आपको क्लासों का शेड्यूल बता देता हूँ कि क्लास कब कब YouTube चैनल पर होती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्लास आपको देखने को मिलेगा मॉर्निंग के अंदर सुबह 7 बजे। उसके बाद में दूसरा क्लास आपको मॉर्निंग के अंदर देखने को मिलेगा 11 बजे। उसके बाद में आपको तीसरा क्लास यानी कि प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा इवनिंग के अंदर 8:30 बजे। ठीक है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है छोटी आंत से, ऑप्शन बी है आमाशय से, ऑप्शन सी है यकृत से, और ऑप्शन डी है आंखों से। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये दोनों बीमारियां किससे संबंधित हैं, आंखों से संबंधित हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है विटामिन ए का, ऑप्शन बी है विटामिन बी का, ऑप्शन सी है विटामिन सी का, और ऑप्शन डी है विटामिन डी का। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यकृत में विटामिन ए संचित किया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो विटामिन ए है ये कहाँ पर संचित होता है, तो ये होता है यकृत में। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसी के साथ में देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चेचक नामक बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन ए है जीवाणु के कारण है, ऑप्शन सी है कवक के कारण है,
ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ के कारण है और ऑप्शन डी है विषाणु के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। चेचक नामक बीमारी होती है विषाणु के कारण है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता को मापने में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न को पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो किसमें मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।